अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हमें उन जासूस लड़कियों और उनके साथियों के मुतालिक सोचने का वक्त ही नहीं मिला। सुल्तान अयूबी ने अली बिन सुफियान से कहा, वो अभी तक सहल पर कैदी कैंप में हैं। उन सब को फ़ौरन यहाँ लाने का बंदोबस्त करो और तय खाने में डाल दो। मैं अभी पैगाम भिजवा देता हूँ। अली बिन सुफियान ने कहा, सुल्तान आप शायद सातवीं लड़की को भूल गए हैं। वो सोडानियों के एक कमानदार बलियान के पास थी। उसी लड़की से जासूसों और बगावत का इंकशाफ हुआ था। मैं देख रहा हूं कि बलियान उन कमानदारों में नहीं है जो बाहर मौजूद हैं, और वो जख्मियों में भी नहीं है, और वो मरे हुओं में भी नहीं है। मुझे शक है कि सातवीं लड़की जिसका नाम फ़खरुल मिस्री ने मुंह भी बताया था, बालियान के साथ कहीं रिपोश हो गई है। अपना शक रफा करो अली। सुल्तान अयूबी ने कहा, यहाँ मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बालियान लापता है तो वो बहिरा रोम की तरफ निकल गया होगा। सलेबियों के सिवा उसे और कौन पनाह दे सकता है। बहरहाल उन जासूसों को तय खाने में डालो और अपने जासूस फौरन तैयार करके समंदर पार भेज दो। हमें उम्मीद है कि हम ईमान फरोशी रोक लेंगे। सुल्तान मोहतरम, एक सलार ने कहा, हम मायूस नहीं, सिर्फ दो लानतों से बचो मेरे अजीज रफ़ीको। सुल्तान अयूबी ने कहा, मायूसी और जहनी अयाशी। इंसान पहले मायूस होता है, फिर जहनी अयाशी के जरिए राह फरार इख्तियार करता है। इस दौरान अली बिन सुफियान जा चुका था। उसने फौरन एक कासिद बहिरा रोम के कैंप की तरफ इस पैगाम के साथ रवाना कर दिया कि राबन उसके 4 साथियों और लड़कियों को घोड़ों या ऊँटों पर सवार करके 20 मुहावजों के पहरे में दारुल हुकूमत भेज दो। कासिद को रवाना करके उसने अपने साथ 6-7 सिपाही लिए और कमानदार बलियान की तलाश में निकल गया। उसने उन सोडानी कमानदारों से जो बाहर बैठे थे बलियान के मुतालिक पूछ लिया था। सब ने कहा था कि उसे लड़ाई में कहीं भी नहीं देखा गया था, और ना ही वो उस फौज के साथ गया था जो बहिरा रोम की तरफ सुल्तान की फौज पर हमला करने के लिए भेजी गई थी। अली बिन सुफियान बालियान के घर गया तो वहां उसकी बूढ़ी खदमाओं के सिवा और कोई न था। उन्होंने बताया कि बालियान के घर में 5 लड़कियां थीं। उनमें जिसकी उम्र ज़रा ज़्यादा हो जाती थी उसे वो गायब कर देता और उसकी जगह जवान लड़की ले आता था। उन खदमाओं ने बताया कि बगावत से पहले उसके पास एक फरंगी लड़की आई थी जो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और होशियार थी। बालियान उसका गुलाम हो गया था। बगावत के 1-2 रोज़ बाद जब सूडानियों ने हथियार डाल दिए तो बालियान रात के वक्त घोड़े पर सवार हुआ, दूसरे घोड़े पर उस लड़की को सवार किया, और मालूम नहीं दोनों कहाँ रवाना हो गए। उनके साथ 7 घुड़सवार थे। अली बिन सुफियान वहां से वापस हुआ तो एक घोड़ा सर पर दौड़ता हुआ आया और अली बिन सुफियान के सामने रुका। उस पर फ़खरुल मिस्री सवार था। कूद कर घोड़े से उतरा और हाँफती कांपती आवाज में बोला, मैं आपके पीछे आया हूँ। मैं भी उस बदबख्त बालियान और उस काफिर लड़की को ढूंढ रहा था। मैं उनसे इंतकाम लूंगा। जब तक उन दोनों को अपने हाथों कत्ल नहीं कर लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। मैं जानता हूँ वो किधर गए हैं। मैंने उनका पीछा किया है, लेकिन उनके साथ 7 मुसल्लह मुहाफिज थे। मैं अकेला था। वो बहिरा रोम की तरफ जा रहे हैं, मगर आम रास्ते से हटकर जा रहे हैं। उसने अली बिन सुफियान के घुटनों पर हाथ रखकर कहा, खुदा के लिए मुझे सिर्फ 4 सिपाही दे दें। मैं उनके ताक़ुब में जाऊंगा और उन्हें ख़त्म करके आऊँगा। अली बिन सुफियान ने उसे इस वादे से ठंडा किया कि वो उसे 4 की बजाय 20 सवार देगा। वो सहल से आगे इतनी जल्दी नहीं जा सकते, मेरे साथ रहो। अली बिन सुफियान मुतमईन हो गया कि ये तो पता चल गया है कि वो किस तरफ गए हैं। नाजरीन, उस वक्त बालियान उस सलेबी लड़की के साथ जिसका नाम मूबी था साहिल की तरफ जाने वाले आम रास्ते से हटकर दूर जा चुका था। इन इलाकों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। उसे मालूम नहीं था कि सूडानी फौज और उसके कमानदारों को सलाहुद्दीन अयूबी ने माफ़ी दे दी है। एक तो वो सुल्तान के अताब से भाग रहा था, और दूसरे ये कि वो मूबी जैसी हसीन लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी खातिर वो अपना रुतबा और अपना मुल्क ही छोड़ रहा था, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि मूबी उसे जान छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो जिस मकसद के लिए आई थी वो ख़त्म हो चुका था। गो मकसद तबाह हो गया था, ताहम मूबी अपना काम कर चुकी थी। इसके लिए उसने अपने जिस्म और अपनी इज्जत की कुर्बानी दी थी। बालियान इस खुशफहमी में मुब्तला था कि मूबी उसे बुरी तरह चाहती है, मगर मूबी उससे नफरत करती थी। वो चूंकि मजबूर थी इसलिए अकेली भाग नहीं सकती थी। वो इस मकसद के लिए बालियान को साथ लिए हुए थी कि उसे अपनी हिफाजत की ज़रूरत थी। उसे बहिरा रोम पार करना था या रबन तक पहुंचना था। वो कई बार उसे कह चुकी थी कि तेज चलो और पड़ाव कम करो, वरना पकड़े जाएंगे। लेकिन बालियान जहां अच्छी जगह देखता रुक जाता
उसने शराब का जखीरा अपने साथ रख लिया था। एक रात मूबी ने एक तरकीब सोची। उसने बलियान को इतनी ज्यादा पिला दी कि वो बेसुध हो गया। उनके साथ जो 7 मुहाफिज थे वो कुछ परे हुए सो गए थे। मूबी ने देखा था कि उनमें से एक ऐसा है जो जवान है और इन सब पर छया रहता है। बालियान ज्यादातर उसी के साथ हर बात करता था। मूबी ने उसे जगाया और थोड़ी दूर ले गई और उसे कहा कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और यहाँ क्यों आई थी। मगर तुम्हारा ये कमानदार बलियान, बजाय इसके कि वो अक्लमंदी से बगावत का मंसूबा बनाता और फतह हासिल करता, उसने मुझे अपने हरम की लोडी बना लिया और अंधाधुंध फौज को 2 हिस्सों में तकसीम करके ऐसी लापरवाही से हमला करवाया कि एक ही रात में तुम्हारी इतनी बड़ी फौज खत्म हो गई। तुम्हारी शिकस्त का जिम्मेदार ये शख्स है। अब मुझे कहता है कि मैं उसे समंदर पार ले जाऊं, इसे अपनी फौज में रुतबा दिलाऊं और इसके साथ शादी कर लूं। मगर मुझे इस शख्स से नफरत है। मैंने फैसला कर लिया है कि अगर मुझे शादी करनी है और अपने मुल्क में ले जाकर उसे फौज में रुतबा दिलाना है तो मुझे ऐसे आदमी का इंतखाब करना चाहिए जो मेरे दिल को अच्छा लगे। वो आदमी तुम हो। तुम जवान हो, दिलेर हो, अक्लमंद हो। मुझे इस बूढ़े से बचाओ, समंदर पार ले चलो। फौज का रुतबा और मालो दौलत तुम्हारे कदमों में होगा। मगर इस आदमी को यहीं खत्म कर दो। वो सोया हुआ है, उसे कत्ल कर दो और आओ निकल चलें। मुहाफिज उसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया। वो भी इस जादूगरी में माहिर थी। मुहाफिज उसकी तरफ बढ़ा तो अकब से एक बर्छी उसकी पीठ में उतर गई। उसके मुंह से है निकली और वो पहलू के बल लुढ़क गया। बर्छी उसकी पीठ से निकली और उसे आवाज सुनाई दी, नमक हराम को जिंदा रहने का हक नहीं। लड़की की चीख निकल गई। वो उठी और इतना ही कहने पाई थी कि तुमने इसे कत्ल कर दिया है कि पीछे से एक हाथ ने उसके बाजू को जकड़ लिया और झटका देकर अपने साथ ले गया। उसे बलियान के पास फेंक कर कहा, हम इस शख्स के पाले हुए दोस्त हैं, हमारी जिंदगी इसी के साथ है। तुम हम में से किसी को इसके खिलाफ गुमराह नहीं कर सकती। जो गुमराह हुआ उसने सजा पा ली है। बलियान शराब के नशे में बेसुध पड़ा था। दूसरे दिन बलियान जागा तो उसे रात का वाकया बताया गया। मूबी ने कहा कि वो मुझे जान की धमकी देकर अपने साथ ले गया था। बलियान ने अपने मुहावजों को शाबाश दी, मगर उसकी ये बात सुनी अनसुनी कर दी कि ये लड़की उसे गुमराह करके ले गई थी और उन्होंने इसकी बातें सुनी थी। मूबी अब आज़ाद नहीं हो सकती थी। उसने देख लिया था कि ये लोग अपने दोस्तों को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते। नादरीन, अली बिन सुफियान ने न जाने क्या सोचकर उनका ताक़ुब न किया। बगावत के बाद के हालात को मामूल पर लाने के लिए वो सुल्तान अयूबी के साथ बहुत मसरूफ हो गया था। साहिल के कैंप से राबन उसके 4 साथियों और 6 लड़कियों को 15 मुहावजों की गार्ड में कहरा के लिए रवाना कर दिया गया। कासिद उनसे पहले रवाना हो चुका था। कैदी ऊँटों पर थे और गार्ड घोड़ों पर। वो मामूल की रफ्तार पर जा रहे थे और मामूल के मुताबिक पड़ाव कर रहे थे। वो बेखौफ व खतर जा रहे थे। वहाँ किसी दुश्मन के हमले का डर नहीं था। कैदी निहत्थे थे और उनमें 6 लड़कियां थीं। किसी के भागने का डर भी नहीं था। मगर वो ये भूल रहे थे कि ये कैदी तरबियत याफ्ता जासूस हैं, बल्कि लड़ाके जासूस थे। उनमें जो ताजरों के भेष में पकड़े गए थे वो चुने हुए तीरंदाज और तेज जन थे, और लड़कियां महज लड़कियां नहीं थीं जिन्हें वो कमजोर और आजाद समझ रहे थे। इन लड़कियों की जवानी और इनकी बेहियाई ऐसे हथियार थे जो अच्छे अच्छे जाबर हुक्मरानों से हथियार डलवा लेते थे। मुआवजों का कमांडर मिस्री था। उसने देखा कि इन 6 में से एक लड़की उसकी तरफ देखती रहती है और वो जब उसे देखता है तो लड़की के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये मुस्कुराहट उस मिस्री को मोम कर रही थी। शाम के वक्त उन्होंने पड़ाव किया तो सबको खाना दिया गया। उस लड़की ने खाना ना खाया। कमांडर को बताया गया तो उसने लड़की के साथ बात की। लड़की उसकी जबान बोलती और समझती थी। लड़की के आंसू निकले। उसने कहा कि वो उसके साथ अलहदगी में बात करना चाहती है। रात को जब सब सो गए तो कमांडर उठा। उसने लड़की को जगाया और अलग ले गया। लड़की ने उसे बताया कि वो एक मजलूम लड़की है। उसे फौजियों ने एक घर से अगवा किया और अपने साथ रखा, फिर उसे जहाज में अपने साथ लाए। दूसरी लड़कियों के मुतालिक उसने बताया कि उनके साथ उसकी मुलाकात जहाज में हुई थी। ये वही कहानी थी जो ताजरों के भेष में जासूसों ने इन लड़कियों के मुतालिक सलाहुद्दीन अयूबी को सुनाई थी। मिस्री गार्ड कमांडर को मालूम नहीं था। वो ये कहानी पहली बार सुन रहा था। उसे तो हुक्म मिला था कि ये खतरनाक जासूस हैं, इन्हें कहरा ले जाकर सुल्तान के एक खुफिया महकमे के हवाले करना है। इस हुक्म के पेश नज़र वो इन लड़कियों की या उस लड़की की कोई मदद नहीं कर सकता था। उसने लड़की को अपनी मजबूरी बता दी। उसे मालूम नहीं था कि लड़की की तुर्कश में अभी बहुत तीर बाकी हैं। लड़की ने कहा, मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगती। तुम अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें रोक दूंगी।
کیونکہ میں اپنی خاطر تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اتنی خوبصورت لڑکی کے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر مصری کی مردانگی پگھلنے لگی۔ اس نے لڑکی کے ساتھ دوستانہ باتیں شروع کر دیں۔ لڑکی نے ایک تیر اور چلایا اور صلاح الدین ایوبی کے کردار پر زہر اگلنے لگی۔ مصری کا خون کھولنے لگا۔ اس نے بدے کر کہا، ہمیں کہا گیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی مومن ہے، شراب اور عورت سے نفرت کرتا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو رات کو دیکھ لینا کہ میں کہاں رہوں گی۔ وہ مجھے قید خانے میں نہیں ڈالے گا، اپنے حرم میں رکھ لے گا۔ اس قسم کی بہت سی باتوں سے لڑکی نے اس مصری کے دل میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کر دی اور وہ پوری طرح مصری پر چھا گئی۔ مصری کو معلوم نہیں تھا کہ یہی ان لڑکیوں کا ہتھیار ہے۔ لڑکی نے آخر میں کہا، اگر تم مجھے اس ذلیل زندگی سے نجات دلا دو تو میرا باپ تمہیں سونے کی اشرفیوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس نے اس کا طریقہ یہ بتایا، میرے ساتھ سمندر پار بھاگ چلو، کشتیوں کی کمی نہیں، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی اور میرا باپ تمہیں نہایت اچھا مکان اور بہت سی دولت دے گا، تم تجارت کر سکتے ہو۔ مصری کو یہ یاد رہ گیا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنا مذہب ترک نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے ذرا سوچ کر کہا، میں تمہارے لیے اپنا مذہب چھوڑ دوں گی۔ اس کے بعد وہ فرار کا پروگرام بنانے لگے۔ ناظرین، لڑکی کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ سفر لمبا ہو جائے اور 3 دنوں کی بجائے 6 دن راستے میں ہی گزر جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رابن اور اس کے ساتھی فرار کی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ رات کو سوئے ہوئے محافظوں کے ہتھیار اٹھا کر انہیں قتل کیا جائے، جو ناممکن سا کام تھا، یا ان کے گھوڑے چرا کر بھاگا جائے۔ مصری کوئی ایسا بڑا رتبے والا آدمی نہیں تھا، معمولی سا عہدیدار تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس پاگل پن میں اس نے صبح کے وقت پہلا حکم یہ دیا کہ جانور بہت تھکے ہوئے ہیں، لہٰذا آج سفر نہیں ہوگا۔ محافظوں اور شتر بانوں کو اس حکم سے بہت خوشی ہوئی۔ وہ محاذ کی سختیوں سے اکتائے ہوئے تھے، انہیں منزل تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ دن گزر گیا، رات آئی۔ صبح جب یہ قافلہ چلنے لگا تو مصری کمانڈر نے راستہ بدل دیا۔ اپنے دستے سے اس نے کہا کہ اس طرف اگلے پڑاؤ کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اس کا دستہ اس پر بھی بہت خوش ہوا کہ کمانڈر انہیں عیش کرا رہا ہے۔ البتہ اس دستے میں 2 عسکری ایسے بھی تھے جو کمانڈر کی ان حرکتوں سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اسے کہا کہ ہمارے پاس خطرناک قیدی ہیں، یہ سب جاسوس ہیں، انہیں بہت جلدی حکومت کے حوالے کر دینا چاہیے، بلا وجہ سفر لمبا کرنا ٹھیک نہیں۔ مصری نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ جلدی پہنچوں یا دیر سے، جواب طلبی ہوئی تو مجھ سے ہوگی۔ دونوں خاموش ہو گئے، لیکن وہ الگ جا کر آپس میں خسر پھسر کرتے رہے۔ دوپہر کے بعد انہیں دور آگے بہت سے گدھ اڑتے اور اترتے نظر آئے۔ یہ اس کی نشانی تھی کہ وہاں کوئی مردار ہے۔ وہ علاقہ مٹی اور ریت کے ٹیلوں کا تھا، صحرائی درخت بھی تھے۔ چلتے چلتے وہ ان ٹیلوں میں داخل ہو گئے۔ ذرا اور آگے گئے تو نظر آیا کہ لاشیں ہیں۔ یہ ان سوڈانیوں کی لاشیں تھیں جو بحیرہ روم کے ساحل پر مقیم سلطان ایوبی کی فوج پر حملہ کرنے چلے تھے۔ قافلہ جب وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ لاشوں کے ارد گرد ان کے ہتھیار بھی بکھرے ہوئے تھے۔ ان میں کمانیں اور ترکش تھے، برچیاں، تلواریں اور ڈھالیں بھی تھیں۔ قیدیوں نے یہ ہتھیار دیکھ لیے، انہوں نے آپس میں باتیں کیں اور رابن نے اس لڑکی سے کچھ کہا جس نے مصری کمانڈر پر قبضہ کر رکھا تھا۔ لاشیں اور ہتھیار دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ دائیں طرف ٹیلوں کے قریب سرسبز جگہ تھی، پانی بھی نظر آ رہا تھا، سبزہ ٹیلوں کے اوپر تک گیا ہوا تھا۔ لڑکی نے کمانڈر کو اشارہ کیا تو وہ اس کے قریب چلا گیا۔ لڑکی نے کہا کہ یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہیں رک جاتے ہیں۔ مصری نے قافلے کا رخ پھیر دیا اور سرسبز ٹیلے کے قریب پانی کے چشمے پر جا رکا۔ رات یہیں بسر کرنی تھی۔ سب گھوڑوں اور اونٹوں سے اترے، جانور پانی پر ٹوٹ پڑے۔ رات گزارنے کے لیے اچھی جگہ دیکھی جانے لگی۔ 2 ٹیلوں کے درمیان جگہ کشادہ بھی تھی اور وہاں سبزہ بھی تھا، یہی جگہ منتخب کر لی گئی۔ جب رات کا اندھیرا گہرا ہوا تو سب سو گئے۔ لڑکی مصری کو ٹیلے کی اوٹ میں لے گئی اور وہاں سے اور زیادہ دور جانے کی خواہش ظاہر کی۔ مصری اس کی خواہشوں کا غلام ہو گیا۔ اسے احساس تک نہ ہوا کہ آج رات لڑکی اسے ایک خاص مقصد کے لیے دور لے جا رہی ہے۔ ادھر رابن نے جب دیکھا کہ کمانڈر جا چکا ہے اور دوسرے محافظ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں تو اس نے لیٹے لیٹے اپنے ایک ساتھی کو جگایا، اس نے ساتھ والے کو جگایا۔ اس طرح رابن کے چاروں ساتھی جاگ اٹھے۔ محافظ ان سے ذرا دور سوئے ہوئے تھے۔ مصری کمانڈر کو لڑکی نے اتنا بے پرواہ کر دیا تھا کہ رات کو وہ سنتری کھڑا نہیں کرتا تھا۔ پہلے رابن پیٹھ کے بل رینگتا ہوا محافظوں سے دور چلا گیا، اس کے بعد اس کے چاروں ساتھی بھی چلے گئے۔ ٹیلے کی اوٹ میں ہو کر وہ تیزی سے چلنے لگے اور لاشوں تک پہنچ گئے۔ ٹٹول ٹٹول کر انہوں نے 3 کمانیں اور ترکش اٹھائے اور ایک ایک برچی اٹھا لی۔
इसी मकसद के लिए उन्होंने लड़की से कहा था कि वो कमांडर से यही कहे कि यहाँ पड़ाव किया जाए। वो हथियार लेकर वापस हुए। अब वो इकट्ठे थे। वो सोए हुए मुहावजों के करीब जा खड़े हुए। रब्बा ने एक मुहाफिज के सीने में बर्छी मारने के लिए बर्छी जरा ऊपर उठाई। बाकी चार भी एक एक मुहाफिज के सर पर खड़े थे। ये निहायत कामयाब चाल थी। वो बैक वक्त चार मुहावजों को खत्म कर सकते थे और बाकी 11 के संभलने तक उन्हें भी खत्म करना मुश्किल नहीं था। पीछे 3 शत्रुबान थे और मिस्री कमांडर था। वो आसान शिकार थे। राबन ने जो ही बर्छी ऊपर उठाई, जन्नाटा सा सुनाई दिया और एक तीर राबन के सीने में उतर गया। इसके साथ ही एक तीर राबन के साथी के सीने में लगा। वो डोले। उनके 3 साथी अभी देख ही रहे थे कि ये क्या हुआ है। 2 तीर और आए और 2 और कैदी ऊंधे हो गए। आखिरी कैदी भागने के लिए पीछे को मुड़ा तो एक तीर उसके पहलू में उतर गया। ये काम इतनी खामोशी से हो गया कि उन मुहावजों में से किसी की आंख ही ना खुली जिनके सरों पर मौत आन खड़ी हुई थी। तीर अंदाज आगे आ गए। उन्होंने मशलें रोशन की। ये 2 मुहाफिज थे जिन्होंने अपने कमांडर से कहा था कि उन्हें मंजिल पर पहुंचना चाहिए। वो दियानतदार थे। वो सोए हुए थे। जब चारों कैदी उनके करीब से गुजरे तो उनमें से एक की आंख खुल गई थी। उसने अपने साथी को जगाया और कैदियों का ताकुब दबे पांव किया। उन्होंने ये इरादा किया था कि अगर कैदियों ने भागने की कोशिश की तो इन्हें तीरों से ख़त्म कर देंगे, मगर इससे पहले वो देखना चाहते थे कि ये क्या करते हैं। अंधेरे में उन्हें जो कुछ नजर आता रहा वो देखते रहे। कैदी हथियार उठाकर वापस आए तो दोनों मुहाफिज आकर टीले के साथ छुप कर बैठ गए। जो ही कैदियों ने मुहाफिजों को बर्छियां मारने के लिए बर्छियां उठाई, उन्होंने तीर चला दिए। फिर चारों को ख़त्म कर दिया। उन्होंने अपने कमांडर को आवाज़ दी तो उसे लापता पाया। इस आवाज़ से लड़कियां जाग उठीं और बाकी मुहाफिज भी जागे। लड़कियों ने अपने आदमियों की लाशें देखीं। हर एक लाश में एक तीर उतरा हुआ था। लड़कियां खामोशी से लाशों को देखती रहीं। उन्हें मालूम था कि ये आदमी आज रात क्या करेंगे। मिस्री कमांडर वहां नहीं था और एक लड़की भी गायब थी। मुहावजों को मालूम नहीं था कि जब इन कैदी जासूसों के सीनों में तीर दाखिल हुए थे, बिल्कुल उसी वक्त उनके मिस्री कमांडर की पीठ में एक खंजर उतर गया था। उसकी लाश तीसरे टीले के साथ पड़ी थी। उस रात से इराक की रेत खून की प्यासी मालूम होती थी। मिस्री कमांडर अपने मुहाफिज दस्ते और कैदियों से बेखबर उस लड़की के साथ चला गया और लड़की उसे खासा दूर ले गई थी। उसे मालूम था कि उसके साथी एक खूनी ड्रामा खेलेंगे। लड़की मिस्री को एक टीले के साथ लेके बैठ गई। उसी टीले से जरा परे बलियान और उसके 6 मुहावजों ने पड़ाव डाल रखा था। उनके घोड़े कुछ दूर बंधे हुए थे। बलियान मूबी को साथ लिए टीले की तरफ आ गया। उसने दरी बिछा दी और मूबी को अपने साथ बिठा लिया। वो बैठे ही थे कि रात के सकूत में उन्हें करीब से किसी की बातों की आवाज़ें सुनाई दी। वो चौंके और दम साध कर सुनने लगे। आवाज़ किसी लड़की की थी। बलियान और मूबी दबे पांव उस तरफ आए और टीले की ओर से देखा। उन्हें 2 साए बैठे हुए नजर आए। साफ पता चलता था कि एक औरत और एक मर्द है। मूबी और ज्यादा करीब हो गई और गौर से बातें सुनने लगी। मिस्री कमांडर के साथ उस लड़की ने ऐसी वाज़ेह बातें की कि मूबी को यकीन हो गया कि यह उसकी साथी लड़की है और यह भी वाज़ेह हो गया कि उसे कहरा ले जाया जा रहा है। मूबी जान गई थी कि यह मिस्री इस लड़की को इसकी मजबूरी के आलम में अय्याशी का जरिया बना रहा है। मूबी ने यह बिल्कुल ना सोचा था कि इर्द गिर्द कोई और भी होगा और उसने जो इरादा किया है इसका क्या नतीजा होगा। उसने पीछे हटकर बलियान के कान में कुछ कहा। यह मिस्री है, इस लड़की को बचा लो। ये मिस्री तुम्हारा दुश्मन है और लड़की मेरी दोस्त। उसने बलियान को और ज्यादा भड़काने के लिए कहा, ये बड़ी खूबसूरत लड़की है, इसे बचा लो और अपने सफरी हरम में शामिल कर लो। बलियान शराब पिए हुए था। उसने कमरबंद से खंजर निकाला और बहुत तेजी से आगे बढ़कर खंजर मिस्री कमांडर की पीठ में घूम दिया। खंजर निकालकर उसी तेजी से एक और वार किया। लड़की मिस्री से आजाद होकर उठ खड़ी हुई। मूबी दौड़ी और उसे आवाज दी। वो दौड़कर मूबी से लिपट गई। मूबी ने उससे पूछा कि दूसरी कहाँ है। उसने राबन और दूसरे साथियों के मुतालिक भी बताया और ये भी कहा कि वो 15 मुहावजों के पहरे में हैं। बालियान दौड़ता गया और अपने 6 साथियों को बुला लाया। उनके पास कमाने और दूसरे हथियार थे। इतने में कैदियों के मुहावजों में से एक अपने मिस्री कमांडर को आवाजें देता इधर आया। बालियान के एक साथी ने तीर चलाया और इस मुहाफिज को खत्म कर दिया। वो लड़की उन्हें अपनी जगह ले जाने के लिए आगे आगे चल पड़ी। बालियान को आखिरी टीले के पीछे रोशनी नजर आई। उसने टीले की ओट में जाकर देखा। वहां बड़ी बड़ी 2 मशालें जल रही थीं। उनके डंडे जमीन में गड़े हुए थे। उसके ऊपर वाले सिरों पर तेल में भीगे हुए कपड़े लिपटे हुए थे जो जल रहे थे। बालियान अपने साथियों के साथ अंधेरे में था। उसे रोशनी में 5 लड़कियां अलग खड़ी नजर आ रही थीं और मुहाफिज भी दिखाई दे रहे थे।
उनके दरमियान 5 लाशें पड़ी थीं जिनमें तीर उतरे हुए थे। मोबी और दूसरी लड़की की सिसकियां निकलने लगीं। मोबी के उकसाने पर बलियान ने अपने साथियों से कहा कि यह तुम्हारा शिकार है, तीरों से ख़त्म कर दो। उनकी तादाद अब 14 थी। ये उनकी बदकिस्मती थी कि वो रोशनी में थे। बालियान के साथियों ने कमानों में तीर डाले। तमाम तीर एक ही बार कमानों से निकले। एक ही बार कैदियों के 6 मुहाफिज ख़त्म हो गए। बाकी अभी समझ ही ना सके थे कि ये तीर कहाँ से आए हैं। 6 और तीरों ने 6 और मुहाफिजों को गिरा दिया। बाकी 2 रह गए थे। उनमें से एक अंधेरे में गायब हो गया, दूसरा जरा सुस्त निकला और वो भी सूडानियों के बैक वक्त 3 तीरों का शिकार हो गया। 3 शूत्र बांध रह गए थे जो सामने नहीं थे। वो अंधेरे में कहीं इधर उधर हो गए। मशालों की रोशनी में अब लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं। हर लाश एक एक तीर लिए हुए थी। मोबी दौड़कर लड़कियों से मिली। इतने में एक घोड़े के सर पर दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दी जो दूर निकल गईं। बालियान ने कहा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, इनमें से एक बचकर निकल गया है, वो कहरा की सिमत गया है, फौरन यहाँ से निकलो। उन्होंने मुहावजों के घोड़े खोले और अपनी जगह ले गए। वहां जाकर देखा कि एक घोड़ा बिमा जैन गायब था। उसे बचकर निकल जाने वाला मुहाफिज ले गया था। वो अपने घोड़ों तक नहीं जा सका था, छुप कर उधर चला गया जहाँ उसे 8 घोड़े बंधे खड़े नजर आए। जैनें पास ही पड़ी थीं। उसने एक घोड़े पर जैन कसी और भाग निकला। बलियान ने 14 घोड़ों पर जैनें कसवाईं, सामान 2 घोड़ों पर लादा और बाकी घोड़े साथ लिए और रवाना हो गए। लड़कियों ने मूबी को सुनाया कि उन पर क्या बीती है और उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि राबन और उसके साथी लाशों के हथियार उठाने गए थे, मगर मालूम नहीं कि वो किस तरह मारे गए। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नसीर हो, आमीन।